एक्सरसाइज 8.2। तो देखो यहां पर अब हम कुछ खास काम करेंगे कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देता हूं। अब एक जनरल टर्म, वैसे तो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने बताई थी, है ना, लेकिन उसकी खास जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़ी थी लेकिन खास नहीं, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए बहुत खास है। मान लो तुम्हारे पास कोई एक बायनोमियल लगाने के लिए एक्सप्रेशन है, ये वाला। इसी में तो लगाओगे बायनोमियल, और किस में लगाओगे? तो देखो जनरल टर्म पहली बात तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी आर प्लस वन। मैंने ना तुम्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं बताया था, मैंने तुम्हें जनरल टर्म बता दी थी डायरेक्ट। देखो टर्म ये होती है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, ठीक है, और बी की पावर आर, यही तो होती है। शायद मैंने जनरल टर्म तुम्हें यही बताई थी, है ना, शायद क्या यही बताई थी, क्योंकि होती यही है तो यही बताऊंगा, कुछ और थोड़ी ना बता दूंगा। ठीक है, तो इस जनरल टर्म की जरूरत पड़ेगी तुम्हें क्वेश्चंस को करने में इस एक्सरसाइज के। बिना जनरल टर्म के तुम ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते, है ना। तो इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लेना जो भी मैंने लिखवाया था जनरल टर्म का। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर पेपर में पूछे आते हैं। इसका कोफिशिएंट बताइए, उसका कोफिशिएंट बताइए। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लो। देखो एक्सप्रेशन है x प्लस 3 की पावर 8, ये ठीक है। एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस 3 की पावर 8। और कोफिशिएंट किसका पूछा है? x की पावर 5 का। तो देखो x की पावर 5 का तो बाद में निकालते रहेंगे, x की पावर 5 का कोफिशिएंट बाद में निकाल लेंगे। पहले जनरल टर्म, जब भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा ना कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट बताओ, उसका कोफिशिएंट बताओ, तो देखो कोफिशिएंट तो हम बता देंगे, लेकिन कोफिशिएंट बताने से पहले हाथों हाथ, है ना, क्या निकाल के रख लिया करो? जनरल टर्म। तो देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला अभी पहले मैं लिख देता हूं, टी आर प्लस वन। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूं, बोर्ड पे देखो, एन की वैल्यू वही है ना 8, बताओ पावर ही तो होती है 8, 8। आर का पता नहीं। ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या है? एक्स। एक्स की पावर कितनी आ गई? 8 माइनस आर। देखो x की वैल्यू n माइनस आर, एन का मतलब 8, तो 8 माइनस आर। बात समझ में आ रही है ना? देखो बोर्ड पे n की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 8 सी आर। a की वैल्यू ये होती है x और ये होती है b की वैल्यू, तो a की वैल्यू x है, x की पावर कितनी आ गई? n माइनस आर, मतलब 8 माइनस आर। अब b की वैल्यू मुझे बताओ, b की वैल्यू 3 है ना, b की वैल्यू 3, पावर कितनी आएगी? r। r का पता नहीं है, तो r तो ऐसे ही रहेगा, आर तो ऐसे ही रहेगा। अब तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। देखो क्वेश्चन ने हमसे बोला था किसका कोफिशिएंट? x की पावर 5 का। क्वेश्चन ने हमसे x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा है, निकाल देंगे। देखो मुझे बताओ x की पावर मेरे पास यहां पर क्या है? 8 माइनस आर ना, और क्वेश्चन ने हमसे x की पावर कितनी बोली है? 5। मेरे सॉल्यूशन में x की पावर क्या दिखाई दे रही है? 8 माइनस आर, और क्वेश्चन ने हमसे क्या बोली है? 5। अब देखो क्या लिखना है, अब तुम्हें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? हमें 8 माइनस आर किसके बराबर रख देना है? 5 के। तुम पूछोगे क्यों? बस मुझे इतना बताओ, क्या क्वेश्चन ने 8 माइनस आर की वैल्यू पूछी है या x की पावर 5 की वैल्यू पूछी है? x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा है, मतलब x के ऊपर कितनी पावर होनी चाहिए? 5। इसका मतलब ये हुआ कि 8 माइनस आर, ये 8 माइनस आर किसके बराबर रखना पड़ेगा तुम्हें? 5 के। वो जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसकी पावर को उसकी पावर के बराबर रख दो जो क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में दी गई है x की पावर 5, हमारी क्या निकली है? 8 माइनस आर, मैंने बराबर रख दी। अब r की वैल्यू निकाल लो। देखो 5 इधर ले आओ और माइनस आर उधर ले जाओ, बताओ 8 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 3। r की वैल्यू आ गई 3।
आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो मैं ये रब कर रहा हूं, अब जो आर की वैल्यू 3 आई है ना वो वापस इसमें लाकर डाल दो। देखो बोर्ड पे यहां पर आर की वैल्यू डाल दी 3, यहां पर एक्स की पावर 8 माइनस 3, आर की वैल्यू इधर भी डाल दी 3 की पावर 3, सब जगह मैंने आर की वैल्यू कितनी डाल दी 3। तो समझ रहे हो ना तुम करना क्या है इसके अंदर। देखो सबसे पहले क्या करनी है तुम्हें, जनरल टर्म बना लेनी है। जैसे ही जनरल टर्म बन जाए पावर को कंपेयर कर लो, पावर को क्या कर लो इक्वल रख दो, और इक्वल रखते ही ना तुम्हें सबसे पहले आर की वैल्यू मिलेगी, आर की वैल्यू, और जैसे ही आर की वैल्यू आ जाए लाकर डाल दो वापस। देखो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 8c3 एक्स की पावर कितनी बन गई, 8 में से 3 गए 5, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। मुझे बताओ 8c3 का, मैंने 8 तक का तो मैं पास्कल ट्रायंगल याद करवाया नहीं है, ना ही मैंने बनवाया है। 8 तक का पास्कल ट्रायंगल मैंने नहीं बनवाया है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन तो आता है। देखो कितनी आसानी से होएगा। देखो और हमेशा ध्यान रखना 7 से ऊपर का अगर कोई पास्कल ट्रायंगल आता है, अगर पावर 7 से ऊपर का कोई कॉम्बिनेशन आता है तो उसको पास्कल ट्रायंगल से नहीं सीधा कॉम्बिनेशन से सॉल्व करो। देखो 8 का मतलब क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 8 में से 3 गए 5 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल, इधर क्या चल रहा है 27, और x की पावर क्या चल रही है 5। तुम कहोगे मैंने 27 को इधर क्यों लिख लिया, है ना, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई में तो है, कहीं पे भी लिख लो, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करो दो, मैं सॉल्व कर रहा हूं 8 7 6 5 तक का फैक्टोरियल। तुम समझ गए ना मैंने 5 तक क्यों खोला है, बस मैंने 5 तक इसलिए खोला है क्योंकि 5 से ये 5 फैक्टोरियल गया, और 3 से 6 गया 2 पर, और 2 से ये 2 गया, 8 7 से कितने आ गए 56, एक्स की पावर 5। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, कोफिशिएंट। तुम्हें मालूम है कोफिशिएंट क्या चीज होती है, बताओ। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुम्हें कोफिशिएंट नहीं पता। देखो अगर मैं कह रहा हूं ना 2x, और मैं तुमसे कहता हूं x का कोफिशिएंट बताओ, तो x के साथ जो चिपका हुआ है ना मल्टीप्लाई, ये वो होता है कोफिशिएंट। जो किसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। मुझे बताओ x की पावर 5 के साथ क्या चिपका हुआ है 56। अच्छा मेरे ध्यान नहीं रहा जल्दबाजी में, 8 7 जा तो 56 आए, 27 भी तो चल रहा है अभी, मेरे ध्यान ही नहीं रहा, इंटू 27 एक्स की पावर 5 है ना। तो देखो ये दो चीजें चिपकी हुई है, पूरा का पूरा x की पावर 5 के साथ जितना भी सब चिपका हुआ होगा ना वो सारा का सारा क्या माना जाएगा, कोफिशिएंट। तो अगले स्टेप में लिख दो, नीचे लिखो, ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं मैं तो, कोफिशिएंट लिखो, ये आ गया 56 इंटू 27। हाँ मल्टीप्लाई जरूर करना इसकी, बढ़िया रहेगा कि इसकी मल्टीप्लाई तुम खुद से करो, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेना वीडियो पोस्ट करके, और पीछे चेक कर लेना। तो देखो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछे गए हैं, कोफिशिएंट। a की पावर 5 और b की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो ध्यान से इसको करके देखना, हो जाएगा, नहीं होएगा तो मुझसे पूछ लेना, पहले जनरल टर्म वगैरह बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। देखो इसमें तो जनरल टर्म लिखनी है बस। एक्सपेंशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6। पहले मैं तुम लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला होता है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। बताओ ये फॉर्मूला होता है ना भाई जनरल टर्म का, क्या ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, यही तो होता है, और क्या नया लेकर आओगे कहीं से। देखो जो जो वैल्यू मालूम है डाल दो, एन की वैल्यू क्या है 6 डाल दो, आर का पता नहीं। देखो वोट पे ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर की पावर, देखो n माइनस आर ना, n की वैल्यू कितनी है 6 माइनस आर, बी की वैल्यू है माइनस वाई, ध्यान रखना अब साइन लेना, जब जनरल टर्म निकालते हैं ना तो सब चीजें लेते हैं, अब साइन भी ले लेना माइनस वाई, अभी तक तो मैं माइनस का साइन छुड़वाता था लेकिन जनरल टर्म में मत छोड़ना, माइनस वाई की पावर आर, है ना। तुम कहोगे आर तो डाले ही नहीं भैया, तो कोई बात नहीं, आर कहां से लाऊं बताओ, आर क्या मैं कहीं से ला सकता हूं, नहीं ला सकता, है ना, आर नहीं ला सकते। तो देखो पेपर में तुम्हें ऐसे छोड़ना चाहो, एक नंबर में छोड़ना चाहो जनरल टर्म, ऐसे छोड़ दो, और अगर थोड़ा सा सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर दो। देखो कैसे करेंगे सोल्व, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। देखो बोर्ड पे तुम्हें मालूम है ना, पावर में सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 से कर दो। देखो 2 की 6 से करेंगे 12, और 2 की 8 से करूंगा -2r, और माइनस वाई की पावर आर, बस इतना छोड़ दो। अगर बुक के एंड में इतना छोड़ रखा है तो भी सही है, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत सॉल्व कर रखा है तो भी सही है ना, लेकिन हम तो इतना ही छोड़ रहे हैं भाई, हम तो इसको इतना ही छोड़ रहे हैं, है ना, तो इतना ही रहने दो, हमारा क्या जा रहा है, हम इस क्वेश्चन को इतना ही रहने देंगे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है इतना छोड़ने में, ठीक है। जनरल टर्म तो वैसे भी हमने निकाल दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही पूछी है जनरल टर्म, ठीक है। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर कितनी है भाई 12, बहुत ही बढ़िया। देखा तुमने एक चीज गौर करी, अभी हम पिछली एक्सरसाइज में पूरे पूरे बायनोमियल सॉल्व करके आए थे, तो पावर छोटी छोटी आ रही थी, पावर कैसी आ रही थी, छोटी छोटी आ रही थी, लेकिन अब एक या दो टर्म वाले क्वेश्चन आ गए तो पावर बड़ी बड़ी आ गई। इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि सारे पास्कल ट्रायंगल पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 5 पावर तक या 6 पावर तक का पूरा सॉल्व करने के लिए आता है, और अगर बड़ी पावर आती है तो बड़ी पावर में तो पूरा बायनोमियल आता ही नहीं है। देखो 12 पावर के अंदर सोचो, अगर वो पूरा बायनोमियल सॉल्व करवा ले तो 13 टर्म बनेंगी, 13, बताओ कितना लंबा हो जाएगा ना, मेरे को तो बोर्ड 2-3 बार रब करना पड़ जाएगा और बहुत मारकर खर्च होएगा, तो इतना खर्चीला काम हम करते ही नहीं है, ठीक है। क्या पूछिए जनरल टर्म, लिखो फॉर्मूला, अब तो याद हो गया होगा, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, और b की पावर क्या है भाई r, यही है ना। देखो n की वैल्यू क्या डालोगे 12, तुम क्या डालोगे 12 ही डालना है, पावर ही 12 है, 12 सी आर। a की वैल्यू क्या डालोगे, देखो ये होता है a एक्स स्क्वायर, और पावर n माइनस आर यानी कि 12 माइनस आर, है ना, पावर क्या आ गई 12 माइनस आर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लिखो b की वैल्यू क्या है माइनस वाई एक्स, माइनस वाई एक्स, और उसकी पार क्या लगाएंगे आर, लगा दो फिर, है ना। अब थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया करो, देखो थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का दिख रहा है कर लो, क्या जा रहा है, देखो बताओ ये 2 की मल्टीप्लाई उधर दे सकता हूं ना, कर दो फिर। देखो 2 की 12 से करी 24, 2 की 2r से करी -2r, है ना, उसको ऐसे ही रहने दो, माइनस वाई एक्स की पावर r, बस इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को मतलब इस जनरल टर्म को तुम इतना भी छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो जनरल टर्म का पहली बात तो मैं तुम्हें सच बताऊं, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया जनरल टर्म का, और अगर आएगा भी तो बताओ 4 नंबर में आएगा, ये कोई 3 में आएगा, 1 नंबर या 2 नंबर का खेल है, और 2 नंबर में मुझे लगता है कि इतने स्टेप में मिल जाने चाहिए, ठीक है। तुमने एक फॉर्मूला लिख दिया जनरल टर्म का, फिर फॉर्मूला लगा दिया और एक स्टेप सॉल्व कर दिया, और क्या करोगे इसके अंदर, इतना ही बहुत है। 5, फाइंड द फोर्थ टर्म। अब देखो मैं तुम्हें एक खास बात बताऊंगा, क्वेश्चन को तो बाद में देखना, पहले इधर देखो बोर्ड पर, कुछ खास बातें मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो जैसे कि अगर क्वेश्चन हमसे पूछेगा 8वीं टर्म, सपोज क्वेश्चन हमसे कौन सी टर्म पूछी है 8th,
तुम्हें मालूम है ना जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है r+1, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, NCR a की पावर n-r b की पावर r। ये फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को पहले से ही बता रखा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये होता है फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, बोलो। TR+1, बोलो। TR+1 NCR a⁻n-r और b की पावर r। अब मुझे बताओ इस फॉर्म में तोड़ना है उसको, तो देखो कैसे करेंगे। 8 का मतलब क्या करूंगा, 7+1, क्या फॉर्मूला बनेगा, NCR a की पावर n-r और b की पावर r। बोर्ड पे देखो r की वैल्यू पता चल गई ना, देखो कंपेयर करने पर पता चल रहा है तुम्हें r की वैल्यू क्या है, 7 ना। इसका मतलब यहां पर r की जगह क्या डालोगे, 7। यहां पर r की जगह क्या डालोगे, 7। यहां पर r की जगह क्या डालोगे, 7। एक और देखो, अगर क्वेश्चन ने हमसे पूछी है मान लो 25वीं टर्म, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है, 25वीं, तो 25 को मैं क्या ये नहीं लिख सकता, 24+1। बताओ, इस फॉर्म में तोड़ लिया ना मैंने, देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, मतलब तुम्हें +1 की फॉर्म में लिखना ही होता है। तो देखो 24 के लिए अब बनेगा, अब क्या बनेगा, NC24 a की पावर n-24 और b की पावर क्या बनेगी, 24। बताओ, तो तुम्हें एक बात समझ में आई कि अगर टर्म 25 होती है तो r की वैल्यू कितनी होती है, 24। अगर टर्म 8 होती है तो r की वैल्यू कितनी होती है, 7। यानी कि r की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक कम। हमेशा r की वैल्यू क्या होती है, एक कम होती है। तो ध्यान रखना, अब इस चीज को तुम लिखो या मत लिखो, अब तुम्हें डायरेक्टली ये बात समझ में आ रही होगी। अब इस चीज को तुम लिखो या मत लिखो, ठीक है। देखो अब तुम इस केस में डायरेक्ट बना पाओगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है T15, बोर्ड पे देखो, अगर टर्म क्या लिखी हुई है, T15, तो इसका मतलब क्या है, NC14। 14 समझ गए ना कैसे आया है, 15 टर्म थी, 15वीं टर्म थी, एक कम करना था, तो r की वैल्यू क्या हो गई, 14। बताओ अगर टर्म होगी 26 तो r की वैल्यू क्या होगी, 25। अगर टर्म होगी 50 तो r की वैल्यू क्या होगी, 49। अगर टर्म होगी 53 तो r की वैल्यू क्या होगी, 52। अगर टर्म होगी r तो r की वैल्यू क्या होगी, r-1। मतलब हर बार क्या हो रहा है, एक कम। ध्यान रहेगी ना ये बात। अब शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। तो पहले एक्सपेंशन लिख देता हूं भाई, x माइनस 2y की पावर बताइए 12, है ना, और टर्म पूछिए 4। मुझे बताओ क्या 4 का फॉर्मूला डायरेक्ट बना सकते हो, बताओ r की वैल्यू क्या होगी, 3 ना। अगर टर्म है 4 तो r की वैल्यू क्या होगी, 3। एक कम कर दिया करो बस, ज्यादा टेंशन मत लो, एक कम कर दो बस। देखो फॉर्मूला बना रहा हूं, NC3 एक कम a की पावर n-3, है ना, n-3 तो करेंगे, और b की पावर 3। मुझे बताओ ये तो कर रहे थे, देखो r की वैल्यू यहां पर भी डाली, यहां पर भी डाली, यहां पर भी डाली। अब बाकी की वैल्यू डाल दो। देखो n की वैल्यू मुझे बताओ, पावर कितनी है, 12 ना, 12C3। a की वैल्यू बोर्ड पे देखो, a की वैल्यू कितनी है, x की पावर n-3। b की वैल्यू देखो क्या है, -2y, -2y की पावर 3। अब सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत। इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है जब भी वो हमसे कोई टर्म पूछता है ना। अब देखो सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ क्या मैंने तुम्हें 12 तक के पास्कल ट्रायंगल लिखवा रखे हैं क्या, कोई 12 तक के पास्कल ट्रायंगल मैंने नहीं लिखवाए, मुझे मालूम है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो हमें आता है ना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, 12 में से 3 गए, 9 का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, यही होता है ना। हाँ, x की पावर n-3 ऐसे ही चल। अच्छा n की वैल्यू मैं इधर डालना भूल गया जल्दबाजी में। देखो n की वैल्यू इधर डालोगे ना, इधर भी n की वैल्यू क्या आएगी भाई, 12 आएगी। 12 में से 3 गए, 9 लिख दो डायरेक्ट, 9, है ना।
हाँ, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो। बोर्ड पे देखो, -2 की पावर 3 खोलेंगे, बताओ 2 की पावर 3 8 होता है ना, लिखो माइनस का 8, और y पर भी क्या रहेगा, क्यूब। क्या ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है या नहीं? देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, मतलब कि 8। माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई माइनस की पावर जब 3 खोलोगे ना, ध्यान रखना, जब भी माइनस की पावर ओड खोलते हैं तो माइनस ही आता है, और जब भी माइनस की पावर इवन खोलते हैं तो प्लस हो जाता है। ध्यान रखो इस बात को, जब भी माइनस की पावर क्या खोलोगे, ओड, तो माइनस ही आएगा, और जब माइनस की पावर इवन खोलोगे तो प्लस बन जाएगा। मुझे इतना बताओ, -2 की पावर 3 है, और 3 हमारा क्या होता है, ओड। ओड के केस में माइनस ही आएगा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो भाई। एक काम करो, ये जो -8 है ना, इसको इधर ले आओ। देखो पहले 12 को खोल लो, 12 11 10 9, समझ गए ना मैंने 9 पर क्यों रोका, फैक्टोरियल 9 3 2, और ये जो माइनस का 8 है, इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई तो चल ही रहा है 8, तुम सोचोगे माइनस कहां कर दिया मैंने। एक काम करो, माइनस तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, आगे रख लो, बीच में अजीब सा लग रहा था, बीच में जो माइनस का साइन था ना, वो अजीब सा लग रहा था। और क्या क्या बचा, x की पावर 9 y की पावर 3। अब सॉल्व कर दो, देखो फैक्टोरियल 9 से तो फैक्टोरियल 9 गया, और 3 से ये गया, 3 4 सा 12, और 2 से ये गया, 2 2 सा 4। तो देखो 2 11 10 है ना, 22। तो देखो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -1760 x की पावर 9 और y की पावर 3। देखो 2 11 10 8, देखो वट पे 2 11 10 8, इन चारों की मल्टीप्लाई करके 1760 आएगा, और x की पावर 9 और y की पावर 3 ऐसे ही बच गई। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं, टिक कर लो छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन कई बार तुम्हारे 4 मार्क्स में पेपर में आ चुका है, और बिल्कुल सेम यही एक्सपेंशन होता है, बायनोमियल वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं जरा सा भी, बिल्कुल सेम देते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। देखो फाइंड द 13th टर्म, 13 तो बाद में देखेंगे, पहले बायनोमियल एक्सपेंशन उतार लेते हैं। तो देखो एक्सपेंशन बहुत ही बढ़िया है, तभी तो पेपर में आ चुका है। 9x माइनस 1/3√x, और पावर देखो जरा इसकी, देखी, आधे बच्चे तो पेपर में इसकी पावर देखकर ही छोड़ देते हैं, आधे बच्चे इसको पावर देखकर ही छोड़ देते हैं, जबकि तुम भी जानते हो एक ही तो टर्म पूछिए तो निकाल दो, एक टर्म निकालने में कौन सी बड़ी बात है। सोचो अगर वो हमसे इसका बायनोमियल एक्सपेंशन खुलवाता तो 18 पावर है 19 बनती है ना, मैंने बताया था एक ज्यादा बनती है टर्म, 19 बनती। सोचो 19 खोलना कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा काम है, और तुम लोगों से तो वैसे ही नहीं होने वाला। तो खोलने को तो नहीं बोला, सिर्फ एक ही टर्म पूछी, कौन सी पूछी है, 13। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ T13 का मतलब यही तो है, बोर्ड पे देखो NC12। तुम कहोगे नीचे आपने एक कम क्यों कर दिया भैया, तो मैंने बताया था R की वैल्यू टर्म से एक कम होती है। अगर टर्म है 13 तो R की वैल्यू नीचे क्या लिखूंगा, 12। अगर टर्म है 13 तो R की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 12। 12 ही तो लिखी जाएगी, या कुछ और लिखोगे। अब a की पावर बनेगी n-12 और b की पावर बनेगी 12, है ना। अब जो जो वैल्यू दे रखी है डाल दो। देखो वोट पे n की वैल्यू कितनी है, 18, 18 c 12। a की वैल्यू देखो वोट पे, a की वैल्यू है 9x, 9x की पावर, देखो n की वैल्यू 18 थी ना, बोर्ड पे देखो इधर n की वैल्यू कितनी थी, 18, 18 में से 12 गए, डायरेक्ट लिख दो 6। ये लो फिर b की वैल्यू कितनी, देखो b की वैल्यू कितनी जानदार है, माइनस का साइन मत भूल जाना, माइनस का साइन थोड़ा बड़ा लगा दिया मैंने, तुम्हारे 12। ठीक है, देखो ट्रम्प की वैल्यू तो डाल दी। अब
अब तो बस सिंप्लीफाई करना है। और इस क्वेश्चन में ना जो 4 नंबर मिलते हैं बच्चों को पेपर में, वो सिर्फ और सिर्फ किसके मिलते हैं? सिंप्लीफाई के ही मिलते हैं। वैल्यू तो 8वीं क्लास का बच्चा भी डाल देगा, उसे 2-3 क्वेश्चन करा दूं ना तो वो भी डाल देगा वैल्यू कि हाँ भैया ये एन होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, डाल दिया। डाल तो वो भी देगा, सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा। तो सिंप्लीफाई हम करेंगे। चलो करते हैं फिर। बहुत ही आसान सा सिंप्लीफाई है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये जो है ना कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये मैं सॉल्व कर देता हूं। ये वाला कॉम्बिनेशन साइड में सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है, और इधर पावर खोलेंगे। कुछ बच्चे कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को मेहनत करते हैं, नहीं मेहनत नहीं करनी। मैं इस क्वेश्चन को टेक्निकली सॉल्व कराने वाला हूं। मैं इस क्वेश्चन को कैसे कराने वाला हूं? टेक्निकली तरीके से। तुम कहोगे भैया इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने की, या तो मेहनत करो, खोलो पावर, खोलो, काटो। नहीं, देखो कैसे करूंगा। देखो कॉम्बिनेशन तो कर लोगे ना, इसलिए मैं मेन फोकस किस पर नहीं करा रहा? कॉम्बिनेशन पर नहीं करा रहा। कॉम्बिनेशन तो तुम कर लोगे सॉल्व, मुझे मालूम है। मैं तुम्हें इनकी सिंप्लीफिकेशन बता देता हूं, है ना। देखो कितनी आसान। इसलिए मैं ना जानबूझकर ये वाला पार्ट अब उतार नहीं रहा आगे, लेकिन तुम उतारते रहना। ठीक है, अब देखो जरा, मुझे बताओ 9 का मतलब क्या होता है? इधर देखो, चलो मैं थोड़ा सा खोल देता हूं। 9 का मतलब यहां पर होता है, देखो पहले 6 पावर खोल लूं। मुझे बताओ 6 पावर दोनों पर जाएगी ना, 9 की पावर भी 6 जाएगी और x की पावर भी 6 जाएगी। 9 की पावर भी क्या जाएगी? 6। और x की पावर भी क्या जाएगी? 6 जाएगी। दोनों की पावर 6 जाएगी। अब इधर देखो, इधर भी खोल लेते हैं। मैंने तुम्हें बताया था जब भी माइनस की पावर ओड खोलते हैं, जब भी माइनस की पावर ओड खोलते हैं तो माइनस ही रहता है। लेकिन जब भी माइनस की पावर इवन खोलते हैं, जब भी माइनस की पावर क्या खोलते हैं? इवन खोलते हैं, तो वो प्लस बन जाता है। तो क्यों ना मैं इस प्लस बना दूं। 1 खोल दिया, ऊपर ऊपर तो खोल दिया। अब नीचे खोलो, बोर्ड पे देखो नीचे कैसे खुलेगा। बस मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब देना। जब नीचे खोलोगे तो बोर्ड पे देखो, इधर नीचे इसका खोलने वाले हो ना तुम पावर। नीचे जो पावर खुलेगी, बताओ ये 12 पावर दोनों पर जाएगी, है ना। 3 पर भी जाएगी, रूट एक्स पर भी जाएगी। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने 3 के ऊपर भी क्या लगा दी? 12 पावर। कोई दिक्कत तो नहीं? तुम सोच रहे होंगे मैं खोल क्यों नहीं रहा। मत खोलो, यहीं पर तो गलती कर देते हैं बच्चे। मत दिमाग लगाओ, वैसी तुम्हारे अंदर कम है, मत लगाओ। मैं जब तुम्हें बिना खोले, बिना मेहनत कराए एक टेक्निक सिखाने वाला हूं, तो सीख लो शराफत से। उसे रास नहीं आ रही क्या टेक्निक? देखो ऊपर वाले की पावर माइनस से प्लस बन गया, 12 3 पर भी आ गया। अब 12 रूट एक्स पर भी आएगा। 12 किस पर आएगा? रूट एक्स पर। बस मुझे इतना बता दो कि रूट एक्स पर जब 12 पावर आएगी, जब रूट एक्स पर कितनी पावर आएगी? 12 पावर आएगी। जब रूट एक्स पर 12 पावर आएगी, बस मुझे इतना बताओ, क्या तुम 12 को ये लिख सकते हो या नहीं? मुझे बताओ, क्या 12 को 2 इंटू 6 तोड़ नहीं सकते बाहर? तुम्हें एक चीज मालूम होगी, पावर में पावर, पावर में पावर, सारी पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। सारी की सारी पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या तुम 12 को ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? क्या 12 को 2 इंटू 6 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये कि मैं क्यों लिखूंगा। देखो वर्ड पे लिख क्यों रहा हूं, मुझे बताओ। ये स्क्वायर और ये रूट, मुझे बताओ स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है ना। अगर तुम 12 को तोड़कर 2 इंटू 6 लिख देते हो, तो क्या ये स्क्वायर से रूट टूट जाता है या नहीं टूटता है? टूट जाता है ना, कैंसल आउट हो गया। स्क्वायर से रूट कट गया। बताओ सिर्फ क्या बचा? एक्स। सिर्फ क्या बचा? बोलो। एक्स बचा। और एक्स की पावर कुछ बची क्या? बिल्कुल 6 बचा हुआ है ना अभी। अभी पावर 6 बची हुई है। देखो ये जो मैंने साइड में सॉल्यूशन करा है ना, बढ़िया रहेगा इस सॉल्यूशन को ना थोड़ा रफली साइड में लाइन खींचकर उतार लो, ताकि तुम्हें बाद में लंबे समय तक ध्यान रहे। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस साइड में उतार लो इसको, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्स की पावर 6 कैसे बन गया। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इधर तो कुछ नहीं था, इधर तो बस अलग कर रखा है मैंने।
इधर तो कुछ भी नहीं करा। अब इधर देखो जरा, -1 की पावर 12 खोली थी तो +1 गई, नीचे 3 की पावर 12 उस पर भी लगा दिया और √x पर भी 12 लगा दिया, और 12 की पावर क्या बन गई, 6 बन गई। क्यों? क्योंकि वो 2 अंदर चला गया है ना, समझ रहे हो ना। ये लो अब हो गया। अब इस स्टेप का कोई काम नहीं। अच्छा वो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट उतारते रहना, बल्कि उसको साथ साथ सॉल्व भी करते रहना, कभी इसी चक्कर में लगे रहो कि हमें सिर्फ उतारना है। नहीं, उतारना नहीं है, उसे सॉल्व भी करना है। मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि तुम उसे साइड में सॉल्व कर रहे हो। अब मुझे इतना बताओ, देखो बोर्ड पे 9 की पावर 6 लिखा हुआ है, देखो इधर 9 की पावर 6 लिखा हुआ है। क्या तुम 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते 9 को? इधर देखो, ये जो 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब क्या होता है? क्या 3 का स्क्वायर होता है या नहीं होता है? बताओ, क्या तुम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो? और मुझे बताओ, अगर 3 का स्क्वायर लिख सकते हो तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगी ना, वही वाला लॉजिक। सारी पावर में आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जितनी भी पावर होती है सबकी सब पावर आपस में अक्सर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्यों ना मैं 3 की पावर डायरेक्ट क्या लिख दूं, 12। बताओ, 2 की 6 से करूंगा तो 12 ही तो बनेगा। x की पावर 6। एक चीज पहचानी भाई अब? अगर अब भी नहीं पहचानी तो बेकार है फिर मेरी मेहनत। बताओ क्या पहचाना? देखो, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, x की पावर 6, x की पावर 6, काटो। ये मत सोचना जीरो आएगा, 1 आएगा। जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई में करता है ना तो 1 आता है, जब प्लस माइनस में करता है तो आता है जीरो। हाँ, यहां पर वो साइड में चलाते रहना। अब एंड में लाकर कॉम्बिनेशन सॉल्व कर देना। देखो ये बचा है ना बस। बताओ, इसकी वैल्यू तो क्या बन गई, 1 बन गई। इसकी वैल्यू तो क्या बन गई, 1। और ये कॉम्बिनेशन तुम साथ में चला रहे थे, मैं ये बात मानकर चल रहा था, चला रहे थे ना, तो ये निकल आया। तो देखो इस तरह से हमने बिना मेहनत करे लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से जो छोटी छोटी बातें और जो छोटे छोटे लॉजिक मैंने सिखाए हैं, उन लॉजिक के हिसाब से करोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूरी तरह से हो जाएगा और तुम्हारा 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द मिडल टर्म्स। टिक कर लो मिडल टर्म पर। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मिडल टर्म वाला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मिडल टर्म क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे कहता हूं बायनोमियल के अंदर 3 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तुम तुरंत बता दोगे कि मिडल टर्म कौन सी है, ये वाली। मिडल टर्म मतलब जो बिल्कुल सेंटर की होती है, मतलब कि जो बीच वाली टर्म होती है वो होती है हमारी मिडल टर्म। नाम से पता चल रहा है मिडल, है ना, बिल्कुल बीच वाली टर्म क्या कहलाती है, हमारी मिडल टर्म। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं कि किसी एक्सपेंशन के अंदर पहली, दूसरी, तीसरी और कौन सी टर्म है, चौथी, मतलब टोटल टर्म कितनी बताई गई है, 4। अब मुझे बताओ मिडल टर्म कौन सी है। तो बताओ, पहले तो ओड टर्म्स थी, पहले ओड थी तो 3 थी, है ना, लेकिन अब इवन है तो 4 है। तो अब ऐसे में मिडल टर्म पता है, इवन के केस में 1 नहीं बनेगी, इवन के केस में कितनी बनेंगी, 2। ठीक है, तो ये छोटा सा लॉजिक है जो तुम्हारा काम आएगा मिडल टर्म के टॉपिक में। अब देखो, मैं तुम्हें 3 मिडल टर्म लिखवा रहा हूं, फॉर्मूला लिख लेना मिडल टर्म का। 3 मिडल टर्म होती हैं टोटल। टोटल कितनी मिडल टर्म्स होती हैं, 3। और तीनों के अपने एक फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूले, शायद तुम्हें एनसीईआरटी में किसी भी बुक के अंदर ना मिले। ठीक है, तो देखो, n+1/2, n+2/2 और n+3/2, ये 3 फॉर्मूले होते हैं मिडल टर्म के। लेकिन कभी भी तीनों मिडल टर्म एक ही क्वेश्चन के अंदर नहीं बनती है, या तो 2 बनेगी या फिर 1 बनेगी। या तो कितनी बनेगी, 2, या फिर कितनी बनेगी, 1। देखो, ये जो 1 और 2 और 3 है, ध्यान रखना, मैं तुम्हें याद रखने का फॉर्मूला सिखा रहा हूं।
याद रखने का तरीका बताने वाला हूं। बीच वाली मिडिल टर्म तब बनेगी, बीच वाली मिडिल टर्म तो तब बनेगी जब तुम्हारी n की वैल्यू क्या होगी, इवन। जब तुम्हें n क्या बताया जाएगा, इवन। और ये वाली दो मिडिल टर्म तब बनेंगी जब n की वैल्यू क्या बताई जाएगी, ओड। जिस तरह से मैंने बोर्ड पर कॉपी करा है, जिस तरह से मैंने बोर्ड पर ड्रॉ करा है, बिल्कुल उसी तरह से तुम भी अपने रजिस्टर के पेज पर इस तरह से नोट कर लो, चाहे थोड़ा सा छोटा छोटा, लेकिन करना जरूर। देखो बोर्ड पे याद रखने का तरीका, यहां पर 2 है ना ऊपर, n+2, तो ये वाली मिडिल टर्म तब बनेगी जब n की वैल्यू क्या होती है, इवन। और ये वाली दो मिडिल टर्म तब बनेगी जब n की वैल्यू क्या होती है, ओड। हाँ, अब क्वेश्चन ये कि n क्या चीज है। देखो n क्या होता है, तुम्हें मालूम होगा a प्लस बी की पावर n होता था, है ना। यही तो होता है बायनोमियल एक्सपेंशन। बोर्ड पे देखो, अगर a प्लस बी की पावर क्या लिखा हुआ है, 5, तो मुझे बताओ 5 क्या है हमारा, ओड या इवन। a प्लस बी की पावर जो लगी हुई है 5, ये 5 हमारा ओड माना जाएगा या इवन, ओड है ना। अगर ओड है तो कौन सी दो टर्म बनेंगी, ये वाली। देखो जब n होता है ओड तो बनती है ये वाली। और अगर 5 की जगह यहां पर लिखा हुआ है 12, 5 की जगह क्या लिखा हुआ है, 12, तो अब कौन सी टर्म बनेगी, ये वाली, क्योंकि n क्या होता है, इवन। तो बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लो, यानी कि ओड के केस में तुम्हें ये दो टर्म बनानी पड़े करेंगी, और इवन के केस में ये एक टर्म बनानी पड़े करेगी। लेकिन हमें एक्सपेंशन को देखकर पता चलेगा कि हमें कौन सी टर्म का फॉर्मूला लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ। तो देखो एक्सपेंशन लिखा हुआ है उन्हें 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 और होल पावर है 7। ठीक है, और मिडिल टर्म निकालनी है। मुझे बताओ 7 क्या दिखाई दे रहा है, ओड या इवन। 7 क्या दिखाई दे रहा है, ओड ना। फटाफट से दो मिडिल टर्म निकाल लो। बोर्ड पे देखो कौन कौन सी बनेगी, बोर्ड पे देखो बस। एक तो बनेगी n+1/2, पहले इसको सॉल्व कर दूं। देखो बोर्ड पे n की वैल्यू क्या डालोगे, 7, 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2, दैट इज फोर्थ टर्म। एक टर्म तो निकालनी है तुम्हें, चौथी टर्म निकालना तो सीख लिया अभी हमने, चौथे पांचवे छठे क्वेश्चन में हम यही तो करके आए हैं। बताओ हम क्या टर्म नहीं निकाल रहे थे, कभी चौथी टर्म पूछ रहा था, कभी 13th टर्म पूछी थी, है ना। तो निकाल देंगे, टर्म तो पता चल गई। अब एक और देखो, दूसरी क्या बताई थी, n+3/2, यही तो था फॉर्मूला दूसरी वाली का। ध्यान रखना n+2 वाली तो इवन में होती है, ये ओड वाली है दोनों। तो देखो 7+3/2, यानी कि 7 और 3 कितने होते हैं, 10, तो 10/2, दैट इज फिफ्थ टर्म। तो अब तुम्हें दो टर्म पता चल गई, एक तो तुम्हें निकालनी है चौथी टर्म, और एक तुम्हें निकालनी है पांचवी टर्म। तो देखो अब टर्म निकालना तो आसान है ना, पहले ये नोट कर लेना। तो कुल मिलाकर मुझे एक चौथी निकालनी पड़ेगी और एक पांचवी निकालनी पड़ेगी। पहले मैं निकाल रहा हूं चौथी, यानी कि फोर्थ टर्म। बोर्ड पे देखो फोर्थ, फोर्थ का मैंने बताया था एक कम हो जाता है ना आर की वैल्यू, तो बोर्ड पे देखो NC3 बन जाएगा ना। यहां पर जो सी के नीचे लिखा हुआ होता है आर की वैल्यू, या आर की वैल्यू एक कम बन जाती है। अगर टर्म होती है चौथी तो आर की वैल्यू नीचे क्या हो जाती है, एक कम, 3 हो गया, है ना। तो देखो ए की पावर क्या बनती है, n-3, और बी की पावर क्या बनती है, 3, यही तो बनती है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब जो जो वैल्यू दे रखी है वो डाल देंगे। देखो वोट पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, 7C3, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और देखो n की वैल्यू क्या दे रखी है, 7। देखो इधर 7 में से 3 जाएंगे, n की वैल्यू 7 डालूंगा तो 7 में से 3 जाएंगे, दैट इज 4। अब इधर देखो b क्या है हमारा, साइन के साथ लिया करो, -x³ अपॉन में 6 की पावर 3।
देखो x के ऊपर पहले से क्यूब लगा हुआ था तो वो तो लिखोगे ना भाई, x के ऊपर जो पहले से क्यूब लगा हुआ है क्या वो नहीं लिखोगे? लिखना पड़ेगा, वो तो तुम्हें लिखना ही है। तो देखो अब थोड़ा बहुत खोल लेंगे। ये जो 3 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और इस 3 की मल्टीप्लाई नीचे से भी करेंगे। और मैंने बताया था माइनस की पावर अगर ओड खोलते, माइनस की पावर अगर ओड खोलते तो माइनस का साइन ही रहता है। तो ये बनेगा 7c3। हाँ, 3 की पावर 4 तो खोल लो, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। यही होता है ना भाई। और देखो अब 3 पावर खोल रहा हूं, मैंने बताया था माइनस की पावर ओड खोलोगे तो माइनस ही रहेगा, ये रह गया माइनस। देखो x की पावर क्यूब का क्यूब खोलोगे तो 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 9। मैंने बताया था पावर में पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 3 की 3 से कर दी 9। अब नीचे देखो 6 की पावर 3 खोलना है, खोल लो, क्या दिक्कत है? देखो 6 की पावर 3 डायरेक्ट लिख दूं, 6 की पावर 3 होता है आई थिंक 216। एक बार मैं देख लेता हूं। 6 की पावर 3 भाई, देखो ये तो खोला नहीं, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से 216 ही होता है, 216 ही होता है। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे क्योंकि कुछ चीजें भाई कट रही हैं। पहली बात तो ये कि ये जो माइनस का साइन बीच में घुसा हुआ है ना, इसको आगे ले आओ। देखो सारा कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है तो माइनस का साइन अगर आगे ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 7c3, हाँ 81 से 216 जरूर कटेगा कुछ ना कुछ। तो देखो पहले मैं लिख लेता हूं 81 इंटू एक्स की पावर 9 अपॉन में 216, है ना। अब काट दो अगर कट रहा है तो। और कट क्या रहा है? कट ही रहा है जरूर, कुछ तो कट ही रहा है। तो देखो 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब फिर से जा सकता है मेरे ख्याल से। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 6 जा सॉरी 3 4 जा 12। अब फिर जा रहा है 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। बस अब नहीं जा रहा। इसका मतलब -7c3 3x की पावर 9 अपॉन में 8। तो देखो ये जो मैं कॉम्बिनेशन चला रहा हूं ना, इस बात का ध्यान रखना, ये कॉम्बिनेशन खोल देना। मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि कॉम्बिनेशन तुम साथ साथ खोल रहे हो। तो इस कॉम्बिनेशन को खोल लो अभी के अभी वीडियो पोस्ट करके और पूरा सॉल्व कर देना, और फिर पीछे से आंसर जरूर मैच करना। तो 5वीं टर्म निकालते हैं, है ना। फिर से मैं वही बोलूंगा भाई, 5 का मतलब क्या है? NC4। एक कम होता है ना नीचे, a की पावर क्या बनेगी? n-4 और b की पावर क्या बनेगी? 4। सॉल्व करते हैं आगे। देखो n की वैल्यू कितनी है? 7। बोर्ड पे देखो n की वैल्यू कितनी है? 7 है, डाल दो 7c4। a की वैल्यू कितनी है? 3, दैट इज 3। 7 - 4 दैट इज 3। 7 में से 4 जाएंगे 3। अब b की वैल्यू देखो, -x³ अपॉन में 6 की पावर कितनी चलेगी? 4। क्लियर हो रहा है ना। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो मैं मालूम है क्या करने वाला हूं। देखो कॉम्बिनेशन अब हाथों हाथ खोल लेना 7c4 का। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 27, है ना भाई। 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब इधर भी खोल लो। मैंने बताया था माइनस की पावर इवन खोलने वाले हो तुम। मैंने बताया था माइनस की पावर ओड खोलते हैं तो माइनस ही रहता है, लेकिन माइनस की पावर अगर तुम इवन खोलोगे तो प्लस बन जाएगा, है ना। खैर 4 पावर x³ पर खुलेगी तो बताओ पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। यानी कि x की पावर क्या बन गई? 12। अब नीचे 6 की पावर 4। हाँ 6 की पावर 4 खोल लेते हैं भाई। 6 की पावर 4 सीधी बात है भाई, मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा, मैं क्यों खामे का दिमाग लगाऊं। ये आएगा 1296। लेकिन बढ़िया रहेगा कि तुम एक एक बार खुद से भी 6 की पावर 4 खोल कर देखो। देखो कितना आसान है, 6 की इंटू 6, फिर 6 की इंटू 6 से, और फिर उन दोनों की आपस में, है ना। मतलब 6 की 4 बार मल्टीप्लाई। अब देखो 27 से शायद ये कट जाए,
1296 अगर 27 से पूरा कट जाता है तो अच्छी बात है, बिल्कुल कट रहा है। देखो 27 से 1296 48 पर जाता है, तो देखो नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो 7C4 तो खोल ही लेना कॉम्बिनेशन से, ये बात मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम खोलोगे। हाँ 27 से बोर्ड पे देखो 27 से 1296 सीधा ही कटता है 48 पर। अब तुम सोचोगे ऐसे कैसे कट जाएगा डायरेक्ट, तो भाई अगर दिक्कत हो रही है काटने में तो छोटे टेबल से काट सकते हो। पहले 3 से काट के देख लो, है ना, 3 से कट जाएगा आराम से, या फिर 9 से काट कर देख लो तब भी कट जाएगा। लेकिन एंड में आएगा 48 ही, एंड में कटने के बाद तो बचेगा क्या तुम्हारा 48 ही बचेगा हर कीमत पर। तो अगर तुम खुद से भी करोगे तो भी 48 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मिडिल टर्म वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर वही वाली पावर वाला आता है ओड वाला, क्योंकि ओड के केस में कितनी टर्म बनती है, दो। ओड के केस में हमेशा दो बन जाती है। तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पावर कितनी दिखाई दे रही है, 10। और मैंने बताया था जब पावर 10 है, 10 का मतलब क्या है, इवन या ओड, बताओ। 10 हमारा इवन होता है या ओड होता है, इवन होता है ना, यानी कि मिडिल टर्म एक ही बनेगी। और इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछी गई है, मिडिल टर्म ही पूछी है। चलो करते हैं इसको। x अपोन में 3 प्लस 9y पावर है 10। तो देखो टर्म क्या बनेगी, मैंने बताया था n प्लस 2 अपोन में 2। बताओ इवन के केस में ये वाला फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने। देखो n की वैल्यू क्या है 10, 10 प्लस 2 अपोन में 2 दैट इज 12 अपोन में 2 दैट इज 6th टर्म। मतलब तुम्हें सिर्फ कौन सी टर्म निकालनी है, छठी टर्म निकाल देंगे। छठी टर्म निकालने में कौन सी बहुत बड़ी बात है, अभी निकाल देता हूं। लिखो T6, T6 का मतलब क्या है, NC5, है ना, एक कम। अगर टर्म होती है छठी तो यहां पर R की वैल्यू क्या बन जाती है, एक कम, तो एक कम हो गई, है ना। अब देखो A की पावर क्या बनेगी, N-5, और B की पावर क्या बनेगी, 5। भाई ये जनरल टर्म का फॉर्मूला तो लगाना आ गया होगा अब तो तुम्हें, अब तो तुम खूब सीखते जा रहे हो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना। अब n की वैल्यू डाल दो भाई, मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है, 10 ना, डाल दो फिर 10C5। a की वैल्यू कितनी है, x अपोन में 3 की पावर, देखो बोर्ड पे x अपोन में 3 की पावर n-5 है। n की वैल्यू कितनी थी, 10, तो 10-5 करेंगे ना, 10-5 कितना आएगा, 5। b की वैल्यू, b है हमारा 9y की पावर 5, है ना। अब सॉल्व करेंगे, तो देखो कॉम्बिनेशन तो तुम खोल लेना जरूर। मैं कॉम्बिनेशन खोलता नहीं हूं क्योंकि मैं ये बात मानकर चल रहा हूं कि तुम कॉम्बिनेशन जरूर खोलोगे अपने आप, लेकिन हमें इधर वेरिएबल की कैलकुलेशन जरूर कर देता हूं हर बार। तो देखो इधर अब 10C5, इस क्वेश्चन में ना बच्चे मेहनत करते हैं, तो मैं कहता हूं कि मेहनत मत करो, टेक्निकल तरीके से बुद्धि लगाओ। देखो x की पावर 5 लगा दी, अब नीचे 3 की पावर 5 आ गई। कुछ बच्चे क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, खोलेंगे, मत खोलो, नीचे 3 की पावर 5 मत खोलो। क्यों अपने कम दिमाग पर जोर डाल रहे हो, और कम हो जाएगा खामे खा। देखो अब इधर, इधर देखो 9y की पावर 5 है। अब बस मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा और मुझे मालूम है तुम जरूर बताओगे। देखो इधर जरा, ये जो 9 की पावर 5 है और y की पावर 5 है, बताओ अंदर, अंदर वाली जो वैल्यू होती है 9 और y, और ऊपर है पावर 5, तो दोनों की पावर 5 खुलेगी ना। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 की पावर 5 और y की पावर 5। बताओ जब भी अंदर कोई टर्म मल्टीप्लाई में होती है और ऊपर पावर होल बनी हुई होती है, तो वो होल पावर सबकी होती है ना। तो मैंने 9 के ऊपर भी 5 लगा दी और y के ऊपर भी 5 लगा दी। अब बस मुझे इतना बताओ, देखो इधर 9 की पावर 5 का मतलब, 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर ना भाई। 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर ही तो होता है। अंदर क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, 3 3 जा क्या बनता है वैसे भी 9।
अब मुझे बताओ, अगर मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया तो पावर में पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 की 5 से हो जाएगी, कितना बढ़ेगा, 10 ना। चलो मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूं अब, 10c5 x की पावर 5 3 की पावर 5। अब क्या मैं 9 की पावर 5 को 3 की पावर 10 लिख दूं, बताओ। अगर मैं 9 की पावर 5 को 3 की पावर 10 लिख रहा हूं तो कुछ गलत थोड़ी ना करा है मैंने, क्यों, क्योंकि देखो 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर, और उसके स्क्वायर ने 5 के साथ क्या बना दिया, 10, 2 5 जा 10। पावर में जितनी भी पावर होती है सारी की सारी पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, वही करा है मैंने 2 की मल्टीप्लाई किससे दे दी, 5 से। अब तुम सोच रहे होंगे क्यों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्यों। देखो नीचे 3 की पावर 5, ऊपर 3 की पावर 10, कट कर दो, बताओ ऊपर 10 में से 5 पावर चली जाएंगी ना, कितनी बचेंगी, ऊपर 10 में से 5 पावर चली गई, सिर्फ कितनी बची, 3 की पावर 5, x की पावर 5 बची और y की पावर 5 चल रही है। तुम सोच रहे होंगे मैंने 3 की पावर 5 3 की पावर 10 में से काट तो दिया, लेकिन मैंने 3 की पावर 5 इधर क्यों लिख दिया, भाई इधर बीच में कांस्टेंट लिखोगे क्या फायदा। मैंने सारे कांस्टेंट देखो एक साथ ले लिए और दोनों वेरिएबल एक साथ ले लिए ताकि तरीका सा बन जाए। हाँ अब तुम्हें खोलना पड़ेगा, 3 की पावर 5 अब तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा, है ना। तो देखो 10c5 का कॉम्बिनेशन खोल लो वीडियो पोस्ट करके अभी के अभी हाथों हाथ, और 3 की पावर 5 खोल लो और फिर इसका आंसर मैच कर लो पीछे से, मतलब बुक के सॉल्यूशन में से इसका आंसर जरूर मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। इन द एक्सपेंशन, देखो कितना बढ़िया एक्सपेंशन है भाई, 1 प्लस ए की पावर m प्लस n, prove that coefficients of a raised to power m and a raised to power n आर इक्वल। बहुत ही बढ़िया, हमसे बोला गया है कि a की पावर m का और a की पावर n का कोफिशिएंट क्या प्रूफ करना है, इक्वल। इन दोनों के कोफिशिएंट क्या दिखाने, इक्वल दिखाने। तो देखो इक्वल तो वो अपने आप आ जाएंगे, बस तुम कोफिशिएंट निकालो, और कोफिशिएंट निकालना मैंने सिखाया था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। इस एक्सरसाइज के क्या निकाले थे, कोफिशिएंट ही निकाले थे, है ना। कोफिशिएंट से पहले तुम्हें याद होगा सबसे पहले जरूरत होती है हमारी जनरल टर्म, है ना। तो लिखो जनरल टर्म का फॉर्मूला, बताओ टी आर प्लस 1 ही तो होता है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1। तो देखो एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा, बस जनरल टर्म का क्या लिखा है, फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया है, फॉर्मूला लिखा है, लगाया भी नहीं है, सिर्फ लिखा है, अभी लगाना बाकी है। देखो अब लगाएंगे। मुझे बताओ, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब भी बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर कहीं पर भी 1 दिखाई दे, जब भी बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर तुम्हें कहीं पर भी क्या दिखाई दे, 1 दिखाई दे, कभी भी 1 दिखाई दे, उसको भूल जाओ, कोई काम नहीं, यूजलेस, है ना। 1 का कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं। अब शुरू करते हैं, बोर्ड पे देखो अब जरा, n की वैल्यू डालूंगा, अब मैं वैल्यू डालने वाला हूं, n की वैल्यू डालूंगा। बताओ n का मतलब क्या होता है, पावर, बताओ यही तो है पावर। हालांकि पावर अच्छी खासी है भाई, m प्लस n, ऐसी पावर अभी तक नहीं आई थी, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं आई तो क्या हुआ, अब तो आ गई। तो मुझे बताओ n की जगह क्या डालूंगा, m प्लस n, क्योंकि पावर तो यही है हमारे पास, पावर तो यही है, m प्लस n, सी आर का पता नहीं है। बताओ a की वैल्यू कितनी थी यहां पर, देखो मैंने गायब कर दिया था, मैंने फिर से लिख दिया 1 थी। मुझे बताओ क्या मैं 1 को डालने की सिरदर्दी लूं या ना लूं। मैंने बोला था जब भी 1 आ जाए तो 1 को डालने की सिरदर्दी मत लिया करो, 1 को डालने की यहां पर कोई सिरदर्दी मत लो। देखो वट पे
मतलब ये चीज तो हो गई गायब। क्या बचा? बी। हाँ बी बताओ। देखो कमाल की बात है, बी की वैल्यू ए है। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। बी की वैल्यू यहां पर क्या दिखा रही है? ए। बताओ यही तो होता है, देखो वट पे। ये पहली वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? ए। और दूसरी वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? बी। तो ये दूसरी वाली वैल्यू क्या है यहां पर? यहां पर इस समय ये वैल्यू क्या है? बी है। तो देखो ए है ना, ए की पावर आर। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्सपेंशन में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो ए की वैल्यू 1 थी यहां पर, तो वो तो ली नहीं। यहां पर बी की जगह क्या वैल्यू दे रखी है? ए की पावर आर। अब तुम मुझे बताओ, याद है ना मैंने तुम्हें कोफिशिएंट में बताया था, जिसका कोफिशिएंट चाहिए अब वो देखो। जिसका कोफिशिएंट चाहिए अब वो देखो। मुझे बताओ, पहले ए की पावर एम का कोफिशिएंट चाहिए है ना? ए की पावर एम का कोफिशिएंट चाहिए, तो लिखो 4 कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर एम, है ना? पहले ए की पावर एम का निकालूंगा। पहले किसका निकालूंगा? ए की पावर एम का। मुझे बताओ ए की पावर एम का, तो बोर्ड पे देखो इधर, यहां पर आर की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? एम। अगर मुझे ए की पावर एम का कोफिशिएंट चाहिए तो यहां पर आर की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? एम। तो लिखो फॉर कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू एम पुट आर इक्वल टू एम, तभी तो बात बनेगी। अब देखो जरा इधर, इधर तो बचा एम प्लस एन सी आर, नीचे आर की जगह क्या आ जाएगा? एम। और यहां पर ए की जगह क्या आ जाएगा? एम। मुझे बताओ, अगर तुम ए की पावर एम का कोफिशिएंट निकालना चाहते हो तो आर की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? एम ही तो पुट करना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो? ए की पावर क्या मिले? एम मिले। और ए की पावर एम तभी मिलेगी जब तुम आर की जगह क्या पुट करोगे? एम। यही चीज मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में सिखाई थी। बताओ आर की जगह हम वही वैल्यू पुट करते हैं ना जिसका कोफिशिएंट हमें चाहिए होता है। और कोफिशिएंट किसका चाहिए? ए की पावर एम का। ये तो बात हुई ए की पावर एम के लिए, है ना? ए की पावर एम के लिए। अब कोफिशिएंट निकाल लो। मैंने तुम्हें बता रखा है कि कोफिशिएंट क्या चीज होती है। तो देखो ए की पावर एम का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कोफिशिएंट देखने का क्या तरीका होता है। बोर्ड पे देखो, अगर तुमसे मैं पूछूं 2x में से x का कोफिशिएंट बताओ तो तुम बोलोगे 2। जिसका कोफिशिएंट निकालते हैं उसके साथ जो चिपकी हुई टर्म होती है कांस्टेंट वाली, उसके साथ जो चिपकी हुई टर्म होती है कांस्टेंट वाली, वो क्या होती है? कोफिशिएंट। मुझे बताओ हमें किसका निकालना है? ए की पावर एम का। किसका कोफिशिएंट निकालना है? ए की पावर एम का। ए की पावर एम के साथ क्या चिपका हुआ है? ये चिपका हुआ है, ये हमारा कोफिशिएंट। ये क्या है? हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भाई बायनोमियल है, कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्ड पे देखो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, है ना? ऊपर वाले का फैक्टोरियल माइनस करके नीचे वाले का फैक्टोरियल। बोर्ड पे देखो, m प्लस एन में से नीचे वाला माइनस करोगे, बताओ m से m कट गया ना, क्या बचा नीचे का फैक्टोरियल? n। मुझे बताओ m प्लस एन में से, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दिया? माइनस। m प्लस एन में से m माइनस कर दिया, नीचे वाले का फैक्टोरियल बचा, दैट इज n। क्या बचा? दैट इज n। अब नीचे वाले का फैक्टोरियल, बस इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते।
ये तो आ गया a की पावर m का कोफिशिएंट। अब देखते हैं कि a की पावर n का कोफिशिएंट भी यही आता है या नहीं आता है। वैसे आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इक्वल। ध्यान रखना, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जो भी काम हमने a की पावर m के लिए करा था ना, बिल्कुल वही काम a की पावर n के लिए करेंगे। ठीक है, इतना काम हो गया खत्म। ध्यान रखना, मैंने तो रब कर दिया, ये कोफिशिएंट आया है। देखते a की पावर m का भी यही कोफिशिएंट आता है या नहीं आता है। आना चाहिए, और यही आना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार एक्सपेंशन फिर से उतार देता हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ रब कर दिया था। a की पावर m प्लस n, ये था ना एक्सपेंशन। ठीक है, देखो फिर से वही बोलूंगा, जनरल टर्म। देखो इस बार तुम्हें दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है जनरल टर्म, क्योंकि तुमने पहले ही बना रखी है। जब क्वेश्चन स्टार्ट करा था ना, वहां से देखकर मुझे बता दो कि जनरल टर्म क्या थी। भाई तुम बोलोगे, मुझे सुनाई तो देने वाला है नहीं वीडियो में। ठीक है, इसलिए मैं खुद ही लिख लेता हूं शराफत से। आई थिंक शायद ये आई थी, m प्लस एन सी आर ए की पावर r, ये आई थी ना जनरल टर्म। देखो जरा स्टार्टिंग में, देखो बिल्कुल ये वाली जनरल टर्म बनाई थी ना मैंने, बिल्कुल मुझे याद है। वैसे भी तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं सिखा रहा हूं, तुम थोड़ी ना सिखा रहे हो मुझे, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो देखो पहले हमने काम करा था a की पावर m के लिए, है ना। अब तो a की पावर m खत्म, अब काम किसके कोफिशिएंट के लिए कर रहे हैं, a की पावर n के लिए। लिखो लिखो फॉर कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n। मैंने बताया था, देखो वट पे a की पावर n चाहिए तो r की जगह तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा, a की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, यानी कि तुम्हें इस r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, n। ये बात मैंने तुम्हें कई बार कोफिशिएंट में बताई है कि हमें जिसका कोफिशिएंट चाहिए होता है उसी वैल्यू को पुट करना पड़ता है। a की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो तुम्हें r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, n। पहले वाले पार्ट में क्या करा था, a की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए था तो तुमने m पुट करा, लेकिन अब पुट करोगे n। तो लिखो पुट r इक्वल टू n। देखो अब जरा इधर पुट करते हो तो m प्लस एन सी, यहां पर r की जगह क्या आएगा, n। यहां पर भी क्या आ जाएगा, a की पावर n। ये तो बन गई टर्म, लेकिन अगले स्टेप में निकालेंगे कोफिशिएंट, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट। लिखो कोफिशिएंट, नीचे स्पेस इसलिए इधर ही लिख रहा हूं। अब तुम a की पावर n का कोफिशिएंट निकालोगे, मैंने बताया था कोफिशिएंट वो होती है उसको छोड़कर सारा। a की पावर n का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, a की पावर n को छोड़कर जितना भी बचा, a की पावर n को छोड़कर जितना भी बचा वो सारा का सारा क्या माना जाएगा, तुम्हारा कोफिशिएंट। उसको हम सारा का सारा क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे भाई। ठीक है, तो देखो इसको छोड़कर ये बचा ना, ये तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट। सॉल्व कर देते हैं, अभी नहीं पता चलेगा इक्वल है या नहीं है, सॉल्व करने पर पता चलेगा। देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, अब माइनस, देखो व्हाट पे ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, है ना, m प्लस एन में से n माइनस, तो देखो n से तो n गया, m का फैक्टोरियल, अब नीचे वाले का फैक्टोरियल, मतलब कि n का फैक्टोरियल। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब जरा कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल सेम आई है या नहीं आई है, मुझे मालूम है इक्वल ही आई होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं, हमारे इक्वल है। लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड coefficients of a equal to m, coefficients of a raised to power n इक्वल, है ना, ऐसे दिखा देना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर दोनों के कोफिशिएंट हमने क्या प्रूफ कर दिखाए, इक्वल प्रूफ कर दिखाए। आखिर हमने कर दिखाया, और वो भी कितनी आसानी से। तो काफी आसान क्वेश्चन है ना ये तो भाई।